आई एम यशस्वी एंड दिस इज डे 7 ऑफ थिंक डीएसए सीरीज। आज हम क्वेश्चन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ एंड लेट्स गो। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक इंटीजर एरे एज एन इनपुट है। ओके इसमें नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ओके और हमको एक आउटपुट में भी एक इंटीजर एरे ही चाहिए, ठीक है, सेम लेंथ का। अब क्या कोरिलेशन है मैं वो समझाता हूं। अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट भरना है अपने इस आउटपुट एरे का, हमें क्या करना होगा कि अपने ओरिजिनल एरे में पहले एलिमेंट को जिसको हम भर रहे हैं अपने आउटपुट में, पहले वाले को छोड़ दो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट करो, उसकी वैल्यू भर दो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट भर रहा हूं तो मैं पहला नंबर छोड़ दूंगा, बाकी क्या बचा पूरे एरे में 2 × 3 × 4, कितना वैल्यू आया 2 × 3 × 4 24 होता है। 24 मैंने भर दिया। मेरे को सेकंड एलिमेंट भरना है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट भरने के लिए मैं ओरिजिनल एरे में से सेकंड एलिमेंट को गायब कर दूंगा, बाकी जितने एलिमेंट बचे उनका प्रोडक्ट करके भर दूंगा। तो अगर मैं देखूं इसमें, मैं अगर 2 को हटा दूं और बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दूं तो क्या बनेगा 1 × 3 × 4 12 बनेगा, तो मैंने 12 भर दिया। थर्ड एलिमेंट पे आते हैं। थर्ड एलिमेंट में क्या होगा, यस यू आर राइट, हम 3 को छोड़ देंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 × 2 × 1 8 होता है। और लास्ट वाले में लास्ट एलिमेंट को छोड़ देंगे, 3 × 2 × 1 6 होता है। ये आ गया। और क्या केसेस बन सकते हैं जब नेगेटिव आ जाए या जीरो आ जाए। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये सारे एलिमेंट्स थे, हमें फर्स्ट वाला भरना था, हमने -1 को छोड़कर सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि जीरो था यहाँ पे, आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। 1 × 0 × -3 जीरो, तो जीरो आ गया। बाकी सेकंड केसेस आप भर सकते हो, सेकंड वाले में सेकंड नंबर को हटाओ, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके भर दो, ऐसा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें या नाइव सोल्यूशन की बात करें तो हमें क्या समझ में आता है, जिस तरह हमने क्वेश्चन को समझा है उसी तरह हम इसे कोड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम अपना आउटपुट एरे को भरेंगे, हमारे पास अपने इंटीजर एरे का तो एक्सेस है ही, जब हम आउटपुट एरे भरेंगे हम क्या करेंगे कि 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये एलिमेंट को पकड़ा, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं पहले वाले पे, ठीक है, पहले पे खड़े हैं, इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबका मल्टीप्लीकेशन भर देंगे, ठीक है। फिर हम आगे जाएंगे, अपना ith को आगे बढ़ाएंगे, 2 पे लेंगे, ठीक है, इसको पकड़ेंगे और जब आई और जे, जो जे हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जब आई और जे मिल जाएंगे तो उस एलिमेंट को हम छोड़ देंगे मल्टीप्लाई करना, बाकी सब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उसको भर देंगे। यार मैं आपको इसका कोड दिखाता हूं और फिर हम उसको समझेंगे। ओके अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे हमने 2 फॉर लूप इस्तेमाल किया है, सिंपल है, आई और जे। आई का काम है सारे एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स करना और जे का काम है जिस एलिमेंट पे खड़े हो उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे पे ट्रैवर्स करके मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट लेके चले आना, ठीक है। तो यही हो रहा है, हम आई पे सब ट्रैवर्स कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स को सारे में, फिर जे क्या कर रहा है, फिर से शुरू से शुरुआत कर रहा है, लास्ट एन तक जाएगा, बट आई इज नॉट इक्वल टू जे पे अगर नहीं है तो ही प्रोडक्ट को लेगा, वरना नहीं लेगा प्रोडक्ट को, और फिर रिजल्ट एट आई में प्रोडक्ट को भर देगा और रिजल्ट को आउट। ये है इसका नाइव सोल्यूशन ब्रूट फोर्स, जहां पे हम 2 फॉर लूप लगा के ओ एन स्क्वायर के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके बारे में, तो जो सोल्यूशंस में हमारे पास क्या क्या आ गए। पहला सोल्यूशन नंबर 1 ब्रूट फोर्स अप्रोच, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारी ओ एन स्क्वायर, ठीक है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यहाँ पे हमारी ओ एन। सो ऑल्सो वी कैन से कि जो आउटपुट एरे, इसमें तो आउटपुट हमको एक एरे लेना ही लेना है, तो हम इस बार इग्नोर कर देते हैं आउटपुट के स्पेस को, क्योंकि वो तो फिक्स है, वो तो सब सॉल्यूशंस में आनी ही आनी, वो हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली, तो ये O1 हो गया सोल्यूशन, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O n स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O1, ये है हमारा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। ओके हम ये क्वेश्चन अपने इंटरव्यूअर को, या जब हम इसको कोड कर रहे हैं लीड कोड पे, हम इसको लिख देंगे एंड व्हाट विल डू इज विल रन इट, बट ये चलेगा नहीं, बिकॉज जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो क्वेश्चन में है कि हमें ओ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अचीव करना, और फॉलो अप भी ये है कि भैया हमको O1 स्पेस, मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसा सोल्यूशन फिगर आउट करना है। हमने ब्रूट फोर्स लिख दिया, सिंपल था, जहां पे 2 फॉर का इस्तेमाल, लूप का इस्तेमाल किया, सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स किया, आई इज नॉट इक्वल टू जे के ऊपर हमने प्रोडक्ट को सेव कर लिया, और फिर जब हम अंदर के लूप से बाहर निकले हमने रिजल्ट एट आई इज इक्वल टू प्रोडक्ट कर दिया। ये हमारा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन हुआ। लेट्स कम टू इनसाइट्स, हम ऐसा क्वेश्चन पे क्या देख सकते हैं जिससे हम अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन पे पहुंच सकें। जो पहली इनसाइट हम देखते हैं, जब हमने अपना ब्रूट फोर्स लिख लिया है, हमने ये देखा कि यार हम बार बार रिकम्प्यूट कर रहे हैं, हम बार बार प्रोडक्ट को रिकम्प्यूट कर रहे हैं। जैसे कि जब हम नंबर 1 इंडेक्स पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, हम 2 3 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, और प्रोडक्ट में सेव कर रहे हैं अपने ब्रूट फोर्स के हिसाब से। फिर जब हम 2 पे खड़े हैं, हम 1 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 3 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम बार बार रिकम्प्यूट कर रहे हैं। तो हमें इनसाइट में ये समझ में आ रहा है कि यार हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अभी भी, कि ऐसी रिकम्प्यूटेशन को ना करनी पड़े, है ना। तो वी कैन अवॉइड रिकम्प्यूटेशन, दैट इज व्हाट वी सी फ्रॉम द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट इनसाइट हम क्या देख सकते हैं कि देखो हमें ये समझ में आया कि हमें प्रोडक्ट ऑफ एरे निकालना है, ठीक, और हमें ये समझ में आ रहा है सिंपली पूरे जो प्रोडक्ट होता है पूरे एरे का वो तो कांस्टेंट है
है ना? अगर मैं बात करूँ इस पूरे एरे के प्रोडक्ट की, तो वो 24 ही है। सो हम क्या करते हैं कि टोटल प्रोडक्ट में से जिस एलिमेंट पे खड़े हैं, उस एलिमेंट के मल्टीप्लायर को हटा देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इस नम्स का प्रोडक्ट पूरा 24 है और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमको बस क्या करना है, 3 के मल्टीप्लायर इफेक्ट को हटा देना है। तो 24 में से अगर 3 हट जाएगा, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 हट जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो हमारी वैल्यू हो जाएगी ना। या अगर ऐसा देखो तो 24 में से अगर हम 3 को हटाना चाह रहे हैं, तो मतलब हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं, है ना? 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? 8 बचेगा ना। तो हमने क्या समझा कि अगर हम जिस इंडेक्स पे खड़े हैं, उसकी वैल्यू को टोटल प्रोडक्ट में से डिवाइड कर दें, हमें उस जगह का वैल्यू मिल जाएगा हमारे आउटपुट एरे के लिए, है ना? तो हमने क्या देखा कि अगर वी हैव टोटल प्रोडक्ट है हमारे पास एंड हम डिवाइड कर दें, तो हमको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट? टोटल प्रोडक्ट एंड डिवाइड। तो यहां से हमारा सेकंड सॉल्यूशन भी दिख जाता है कि यार इतना क्यों करना ब्रूट फोर्स, 2 लूप लगा के एक बार ट्रेवर्स करो, ठीक है? आपको प्रोडक्ट पूरा मिल जाएगा, एक एक वैल्यू मिल जाएगी प्रोडक्ट की पूरी। फिर एक और बार ट्रेवर्स करो, जहां पे जिस इंडेक्स पे हम खड़े हैं उस नंबर को डिवाइड करो टोटल से, जो वैल्यू बनेगी डाल दो। सही सोच रहे हैं। हम इसका कोड भी लिख सकते हैं, दिस इज अ नाइस सॉल्यूशन, बट एक प्रॉब्लम है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, इसके एग्जांपल में देखो कि यहाँ पे जीरोस भी एनकाउंटर हो रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 से डिवाइड करना कैसे पॉसिबल है? और फिर नॉट ओनली दैट, प्रॉब्लम यहाँ पे नेगेटिव्स की भी है, साइन का भी प्रॉब्लम है। मल्टीपल जीरोस हुआ तो क्या होगा? सिंगल जीरो हुआ तो क्या होगा? तो उस केस में डिवीजन वाला जो मेथड है हमारा फेल हो जाता है, राइट? वी कैन स्टिल राइट इट, हम लिखेंगे यहाँ पे डिवीजन मेथड, ठीक है? डिवीजन मेथड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? O2n, 2 ट्रैवर्स करने पड़ेंगे, बट कांस्टेंट्स को रिक्वायर्ड नहीं है तो ON हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस क्या हुई? O1, कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं ले रहे हैं। और अगर आप अब ये भी देखोगे गौर से कि क्वेश्चन में मना कर रखा है ऑलरेडी कि डिवीजन ऑपरेशन को अप्लाई करना ही नहीं है, ठीक है? तो इन एंड ऑफ द डे हम ये सॉल्यूशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट्स गुड टू नो दिस कि दिस इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन जो हम ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं। हम अब ये देखते हैं कि जब हम डिवीजन वाला कर लिया मेथड, प्रोडक्ट मेथड कर लिया, हम क्या ये देख पा रहे हैं कि यार अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब सेकंड एलिमेंट पे खड़ा हूँ, तो इसका जो आंसर है वो बनता किस प्रकार है? वो बनता इस प्रकार है कि इस एलिमेंट के लेफ्ट साइड जाइए, इस एलिमेंट के राइट साइड जाइए, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो उस इंडेक्स का आंसर बन जाता है। एक एक एग्जांपल दिखाऊं, मान लीजिए मैं 2 पे खड़ा हूं, यहाँ लेफ्ट साइड गया तो टोटल प्रोडक्ट क्या बना? 1। राइट साइड गया तो टोटल प्रोडक्ट क्या बना? 12। तो 12 इंटू 1, 12। एक और देखते हैं, 3 पे खड़ा हूं मैं, लेफ्ट साइड गया, 2 इंटू 1, 2। राइट साइड गया, सबको मल्टीप्लाई किया, क्या बना? 4। तो 2 इस साइड से आया, 4 इस साइड से आया, मल्टीप्लाई किया, 8 बन गया। अब लास्ट वाले में क्या है? कुछ भी राइट साइड में नहीं है। हम मान लेते हैं राइट साइड में 1 होगा, राइट साइड में कुछ नहीं है, तो क्या हम 0 ले लेंगे क्या? नहीं, 1 लेंगे। क्यों? क्योंकि 0 ले लिया तो लेफ्ट साइड की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट? तो मान लेते हैं राइट साइड में 1 है, लेफ्ट साइड में क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज। क्या समझ में आया कि लेफ्ट इंटू राइट इज इक्वल टू वैल्यू एट इंडेक्स। गिवन दैट हमें इंडेक्स को इग्नोर करना है, ऑब्वियसली हमें लेफ्ट साइड जाना है इंडेक्स को छोड़ के, और राइट साइड जाना है फिर उस इंडेक्स को छोड़ के। जब हमें अपनी थर्ड इनसाइड मिल गई है, हम ऐसा सोल्यूशन कोड ही कर सकते हैं सीधे। हाँ, कि जहां पे जिस इंडेक्स पे मैं खड़ा हूं, एक लूप लगाओ जिस तरफ जाए, एक लूप जो लगाओ जो इस तरफ जाए, और आंसर निकाल के दे दे। बट दैट वुड बी वेरी इनएफिशिएंट, ठीक है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फर्स्ट वन ओनली। हम बट क्या कर सकते हैं, अगर आपने देखा होगा कि किस तरह, क्या कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जब हम लेफ्ट एंड राइट जा रहे हैं, हम उसके वैल्यूज को स्टोर करके रख लेते हैं, है ना? क्योंकि बार-बार लेफ्ट राइट जा ही रहे हैं। ये प्रॉब्लम हमारी नंबर 1 में भी थी। हम बार-बार रिकम्प्यूट कर रहे थे। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन है क्या? कोई ऐसा सॉल्यूशन है क्या कि जहाँ पे हम प्रोडक्ट तो पूरा सेव कर ही रहे हैं। क्या हम पग-पग पे अपनी वैल्यू सेव कर सकते हैं क्या? यहाँ से हम रिकॉल कर पाते हैं अपना एक मेथड जहाँ पे हम प्रीफिक्स प्रोडक्ट और सफिक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स अरे करता क्या है? सिंपल कम्युलेटिव इंफॉर्मेशन को रखता है। अगर हम कोई रेंज क्वेरीज, यहाँ पे भी हम रेंज कर रहे हैं ना कि इस तरफ जाएँगे, इस तरफ जाएँगे, रेंजेस पे हम खेल रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हम प्रीफिक्स सफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं और एक कम्युलेटिव इंफॉर्मेशन रखता है, हर रेंज की अपने पास रख लेता है ये। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, टू किसी भी तरह मेरे पास ये इंफॉर्मेशन हो कि भैया जब हम इस तरफ जा रहे थे, है ना? जब हम इस तरफ जा रहे थे तो पीछे के जो भी एलिमेंट्स फ्रॉम अभी जो मेरे लेफ्ट में खड़े हैं, वहां से लेके इस एलिमेंट तक क्या प्रोडक्ट है, अगर वो मेरे पास हो और मेरे पास ये प्रोडक्ट का भी इंफॉर्मेशन हो, राइट से आता, राइट से लेके लेफ्ट तक क्या वैल्यू है इस इंडेक्स पे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देता, तो हमको अपना आंसर मिल जाता, राइट? करेक्ट? सो वही हम कर रहे हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे एक बार लिख के फिर से। मान लीजिए मैं 1 2 3 4 है, ठीक है? ये अपना एक एरे है। हम क्या चाहते हैं कि इस इंडेक्स पे जिस पे हम खड़े हैं अभी, जिस पे हम खड़े हैं अभी, ठीक है? इसके पास ये इंफॉर्मेशन हो कि इसके पीछे पूरे लेफ्ट में का क्या प्रोडक्ट था उस टाइम पे। ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स एरे हो गया, ठीक है? और हमारा सफिक्स एरे क्या बताता है? मैं वो भी दिखाता हूँ। सफिक्स एरे मान लीजिए 4 है, 1 2 3,
तो यहाँ पे इस एलिमेंट की बात करो, लास्ट एलिमेंट की, कि इस पोजीशन पे इसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसके राइट साइड में क्या प्रोडक्ट है, 1, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है। और उसी केस में जहाँ पे मैं जब फर्स्ट में खड़ा हूँ, यहाँ पे इसके यहाँ पे खड़ा हूँ, इसके पीछे क्या, कितना का प्रोडक्ट क्या है, 1, राइट, 1, ठीक है। बट इसके आगे क्या है, इसके आगे है इस एलिमेंट में जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके पीछे के सारे का प्रोडक्ट। तो अगर मैं इधर खड़ा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे 2 पे इस पे खड़ा हूँ फॉर एग्जांपल, इसके पीछे का सारा प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट का आंसर क्या है कि जो इसके पीछे की वैल्यू थी, जो इसके पीछे की वैल्यू थी वो उसके पीछे के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट बता रही थी, ठीक है, इनटू इनटू जो वैल्यू इधर खड़ी है 1। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 ही होगा इसमें, इस केस। यहाँ पे क्या होता है, अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इसके पीछे की वैल्यू 2 इंटू इसके पीछे की एब्सोल्यूट वैल्यू 6, 3 इंटू 2 6, ये हो गया। ये हमने अपना प्रीफिक्स एरे भर दिया, ठीक है। सफिक्स कैसे भरेंगे, सिंपल, सेम चीज करेंगे, बस उल्टा करेंगे। पीछे 1 था, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, यहाँ पे हम भरेंगे इसके जस्ट पीछे की वैल्यू इंटू इसके पीछे की ओरिजिनल एरे की वैल्यू। तो ये है 1 इंटू 4, तो ये 4 हो गया। यहाँ क्या भरेंगे, इसके जस्ट पीछे की वैल्यू इंटू इंटू इसके जस्ट पीछे की ओरिजिनल एरे की वैल्यू। तो इसके ओरिजिनल पीछे वाले की वैल्यू क्या है, वो है 3, 3 है, और ये है 4, हम यहाँ पे भर सकते हैं 12। ओके, यहाँ क्या भरेंगे, इसके जस्ट पीछे की वैल्यू 12 इंटू इसके ओरिजिनल एरे में जो वैल्यू है यहाँ पे इसके पीछे की वैल्यू, तो वो है 2, 12 2 टाइम्स 24। जब हमने ये दोनों एरे बना दिए, ठीक है, कितना टाइम लगा, ओएन 2n ओएन लगे हमें। जब हमने ये बना दिया, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली क्या करना है कि जिस एलिमेंट पे है, जैसे 1 पे है, मतलब यहाँ के इंडेक्स को पकड़ना है, इसके इंडेक्स को पकड़ना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो हमारा ओरिजिनल एरे बनेगा, जो हमारा आंसर एरे बनेगा, जो हमारा रिजल्ट एरे बनेगा, वो होगा इसका मल्टीप्लिकेशन इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन। तो 1 इंटू 24 इज 24, 1 इंटू 12 इज 12, 2 इंटू 4, दोनों थर्ड एलिमेंट्स हैं, इज 8। लास्टली फोर्थ एलिमेंट दोनों के 6 इंटू 1 इज 6। देखिए क्या सेम आंसर नहीं आया, ये क्वेश्चन था अगर हम 2on पास में इसको बना सकते हैं। हमको बस करना क्या है, हमें 2 एरेस फिल कर देने हैं, ठीक, और 2 एरेस फिल करने के बाद इनके मल्टीप्लिकेशन को हमें रिजल्टेंट एरे में रख देना है। तो हमारा यहां से थर्ड सोल्यूशन हमारा बन गया प्रीफिक्स सफिक्स एरेस। हम इसको लिख लेते हैं, थर्ड प्रीफिक्स एंड सफिक्स एरे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी O, 2n, इसको हम n भी बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी O O n। वाई वाई, क्योंकि हम एक नया एरे क्रिएट कर रहे हैं, प्रीफिक्स एरे या सफिक्स एरे, जहां पे हम फिर से इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, वो उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा हमारा n होगा, ठीक है। तो दिस वुड बी एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, बट प्रॉब्लम ये है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ON है, बिल्कुल सही बात, बट इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON है। देखिए डिवीजन मेथड क्यों फेल हो गया, ये तो परफेक्ट था ON O1, बट ये केसेस फेल कर रहा था। इसमें जीरो वाले केसेस या नेगेटिव केसेस हम हैंडल बहुत इजीली नहीं कर पाते, हमें कुछ एल्गोरिथम लगाना पड़ता है उस केस में भी। बट इस केस में क्या है, यहाँ पे सब टेस्ट केस पास होंगे। द प्रॉब्लम इज ओवन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द प्रॉब्लम। इसीलिए हम लास्ट अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। हम वापस से आते हैं इनसाइट्स में। अच्छा, प्रीफिक्स सफिक्स बना दिया, उससे हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर आप सोचें कि क्या हमको सच में जरूरत है, सच में जरूरत है 2 न्यू एरेस की। अब हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कर दी ऑप्टिमाइज, अब हमारा एम है स्पेस को ऑप्टिमाइज करने का। तो मेरा सवाल है कि क्या हमको इन एरेस की आवश्यकता है, क्या हम इसको इन प्लेस नहीं कर सकते, क्या हम इसको इन प्लेस अपने रिजल्टेंट एरे में नहीं कर सकते, राइट। क्या हमें सच में आवश्यकता है इन 2 एरेस की? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिजल्ट एरे है, हम रिजल्ट एरे में अपना प्रीफिक्स एरे बना लेंगे, ठीक? और सफिक्स एरे के लिए, हम ऑन द फ्लाई जैसे-जैसे पीछे-पीछे हम चल रहे हैं, वैसे-वैसे वैल्यूज़ वैल्यूज़ भरते जाएँगे। जैसे-जैसे हम पीछे चलते जा रहे हैं, वैसे-वैसे हम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। हाँ? तो यहाँ पे हमारा फोर्थ इनसाइट मिलता है कि वी डोंट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस। व्हाई? बिकॉज़ वी कैन डू इट इन द result array only, and the suffix could be applied at, suffix array could be done at done on the fly. Shall we start and code it? Let's see. ठीक है, एक हमें बस माइन्यूट चीज दिमाग में रखनी है कि जब हम इसको फिल कर रहे हैं, ठीक है, इट इज नॉट दैट प्रीफिक्स एरे जहां पे हम जिस इंडेक्स पे खड़े हैं हमें वहां तक का प्रोडक्ट चाहिए, नहीं, हम जिस इंडेक्स पे खड़े हैं उसके पीछे तक का प्रोडक्ट हमको चाहिए। क्योंकि तभी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के प्रीफिक्स वाले को, सफिक्स वाले को, क्योंकि दोनों ने इग्नोर कर रखा है उस पर्टिकुलर इंडेक्स को, तभी हमको अपना रिजल्टेंट एरे मिलेगा। बस यहाँ पे ये एक ही कैविएट है, ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट कोडिंग। ओके, सो लेट्स राइट द सॉल्यूशन। सो दिस इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑप्टिमाइज्ड विदाउट स्पेस, इन प्लेस, और एल्स वी कैन राइट इन प्लेस, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O n, 2n है, 2 को वी कैन इग्नोर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O
1 क्यों? क्योंकि हम रिजल्टेंट वाले में ही चेंज कर रहे हैं, हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं वहाँ पे। जो ये प्रीफिक्स सारे हम बनाने वाले हैं जो इनिशियली वो हम रिजल्टेंट वाले में ही बना देंगे, हम कुछ नया नहीं यूज़ करेंगे। ओके? एंड देन दिस इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। Okay, so let's code and then I'll show you the complete dry run of it. Okay, and let us code. Let me clean it. Let me clean it. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कोड करना। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेंथ ले लेते हैं बिकॉज़ हमें मल्टीपल टाइम्स ट्रैवर्स करना है, तो वी कैन टेक द लेंथ। इसको हम n मान लेते हैं, nums डॉट लेंथ। ओके, लेंथ ले ली। फिर अपना हम रिजल्टेंट एरे भी अभी डिफाइन कर लेते हैं बिकॉज़ हमें उसी में खेलना है ना, तो हम अपना रिजल्टेंट एरे को यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। इक्वल्स टू न्यू इंट एंड द वैल्यू वुड बी n, जितना बड़ा हमारा नम्स है। अभी हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। ओके, ओके, तो वील डू फॉर int I इज इक्वल टू 0, I शुड बी लेस देन n ऑब्वियसली I प्लस प्लस। अच्छा, अब यहाँ से लेट अस सी द कंडीशंस। ओके, सबसे पहले देखिए कि जब हम अब यहाँ पे नीचे आके देखिए, जब हम पहला वाला भर रहे हैं, ये यहाँ पे जब इस प्रीफिक्स एरे में हम जब भर रहे हैं, ठीक है, हमें इसके पीछे के रिजल्ट का प्रोडक्ट लेना है, पीछे के जितने भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट लेना है। तो इसके पीछे कुछ भी नहीं है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, हम मान के चलेंगे इसके पीछे 1 था। क्यों? क्योंकि अगर 0 मान लिया तो पूरा हमारा मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, अगर राइट साइड जब वो मिलेगा हमारे। ठीक है, हम मान लेते हैं इंट, एक हम ले लेते हैं प्रीफिक्स प्रोडक्ट, एक हमारा वेरिएबल है, इसको हम 1 मान लेते हैं अभी के लिए, और हम सिंपली रिजल्ट एट आई, क्या होगा रिजल्ट एट आई? रिजल्ट एट आई वुड बी प्रीवियस वाले सारे प्रोडक्ट को हम सेम रख देंगे अभी के लिए। ठीक है, हम इसको ऐसा सेम कर देते हैं, कर दिया जी। और नेक्स्ट, अब क्या करना है, बट अब हमारा जो प्रीफिक्स प्रोडक्ट है, क्योंकि हमें नेक्स्ट वाले के लिए प्रिपेयर करना है ना, नेक्स्ट वाले के लिए प्रिपेयर करना है, तो जो प्रीफिक्स प्रोडक्ट होगा हमारा, वो हो जाएगा अब अभी जो करंट हमने वैल्यू देखी है अपने नम्स में, उसकी वैल्यू पे सेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, मैं अगर आपको वापस एक बार दिखाऊं, आप देखिए, देखिए एक बार। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे हमारा एरे है, मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 था फॉर एग्जांपल, या लेट्स टेक अ बेटर एग्जांपल बिकॉज़ 1 इज मेकिंग वेरी लेट्स डू दिस 2 3 4 5। तो क्या होगा, तो इसके पीछे कुछ नहीं था, इसके पीछे कुछ नहीं था, ठीक है, तो इसको भी हम इग्नोर करना है बिकॉज़ हम प्रीफिक्स एरे बना रहे हैं ना, प्रीफिक्स अपना एरे बना रहे हैं, और हमें इसको भी इग्नोर करना है, तो हम यहाँ पे क्या भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं सिर्फ। हमने अभी भरा ना, रिजल्ट एट आई मतलब रिजल्ट एट 0 विल बी प्रीफिक्स प्रोडक्ट जो है 1, 1 भर दिया। ठीक है, अब जो हमारा प्रीफिक्स प्रोडक्ट है, अब हम यहाँ लिख लेते हैं ना, प्रीफिक्स प्रोडक्ट, वो इसकी वैल्यू क्या हो गई? उसकी वैल्यू अभी तक 1 थी। बट जब हमको यहाँ भरना है, जब हमको अपने इधर, जब हमको ये सेकंड एलिमेंट भरना है, जब हमको सेकंड एलिमेंट भरना है, हमको पीछे वाले का सबका प्रोडक्ट चाहिए, जो 1 हो ऑब्वियसली, क्योंकि वो सबको देख रहा है। इनटू क्योंकि जो पीछे वाला प्रोडक्ट है, वो उस एलिमेंट का प्रोडक्ट इग्नोर करके बैठा है ना, हमें उसके पीछे वाले एलिमेंट का भी प्रोडक्ट चाहिए होगा। तो 1 इंटू 2, तो वहीं पे हम कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स प्रोडक्ट को 1 तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया, वो तो पीछे का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, हमारे पास ऑलरेडी है पीछे वाली वैल्यू। अब हमें सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है पीछे वाले वैल्यू के ओरिजिनल एरे की वैल्यू से। तो 1 इंटू 2 दैट वुड बी 2। तो हम वही कर रहे हैं कि नम्स इंटू नम्स एट आई, नम्स एट 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो सो दैट हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए प्रिपेयर हो सके। उसी तरह ये पूरा एरे हमारा चलता रहेगा। तो जब वो आगे जाएगा, जब वो यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा, रिजल्ट एट आई क्या होगा, इज इक्वल टू प्रीफिक्स प्रोडक्ट। तो प्रीफिक्स प्रोडक्ट क्या है, 2, तो 2 यहाँ पे भर जाएगा। ठीक है, बट अब हमको नेक्स्ट वाले के लिए प्रिपेयर करना है, तो प्रीफिक्स प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू नम्स एट आई, जिस पे खड़े हैं 2, 2 से, क्योंकि इसके पीछे तक का तो हमें मिल गया, वो ये वैल्यू है ना, 3 को इग्नोर कर दिया तो 2 तक ही आया ना, पर नेक्स्ट वैल्यू भरने के लिए हमको ये 3 चाहिए होगी, कि तभी तो 4 के नीचे जाएगा वो ना, 3 तक। तो 3 इंटू 2 इज 6, तो 6 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 6 भर देंगे नेक्स्ट टाइम में, राइट। फिर सो ये इससे हमारा क्या होगा, हमारा पूरा प्रीफिक्स प्रोडक्ट भर जाएगा, प्रीफिक्स हमारा एरे भर जाएगा। यहाँ पे 6 भरा, यहाँ पे क्या भर सकते हैं फिर, यहाँ पे क्या भरेंगे फोर्थ वाले में, इसके पीछे तक का सारा। तो इसके पीछे तक का सारा क्या है, 6 इंटू 4 24, ये भर गया। तो ये हमको ये वैल्यू प्रोवाइड देगा, इस एरे के लिए हमको ये 1 टू 624 की वैल्यू मिलेगी। ओके जी, अच्छा हमने भर दिया। अभी देखिए हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस इस्तेमाल नहीं की, ये रिजल्ट एरे हम सब में डिक्लेयर करते हैं, अभी हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, प्रीफिक्स तो भर दिया, अब सफिक्स हमको उल्टी तरफ से भरना है, वो भी फ्लाई पे, मतलब भरते जाना है बस, कोई इसके लिए एरे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेट्स मेक इट, तो फॉर एंटी आई, अभी यहाँ पे आई कैसा चलेगा, हमारा ये आई चलेगा n-1, राइट, ऑब्वियसली आई शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, आई माइनस माइनस। अच्छा, अब इसको कैसे भरेंगे, अब इसको इस तरह भरना है कि भैया जैसे हम हमारे पास ये 1 2 624 आ गया है, अब हमको जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, हमें क्या चाहिए, इसके राइट साइड के जितने भी मल्टीप्लिकेशंस का उनका प्रोडक्ट चाहिए। इसके राइट साइड में क्या है, इसके राइट साइड में कुछ नहीं है, इसके राइट साइड में कुछ नहीं है, हम क्या मानेंगे कि इसके राइट साइड में 1 था, ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट सफिक्स प्रोडक्ट। हमें इन वेरिएबल्स की कोई आवश्यकता नहीं है, ये किस स्टेप में पहुंचे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ हमको हमारे नेक्स्ट एलिमेंट को भरने के लिए यूज होते हैं, हमको अपने रिजल्ट एट आई से ही मतलब है एंड ऑफ द डे। ठीक है, लेट्स फिल इट। अभी सफिक्स को 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्या कहना है, अगेन क्या था हमारा कि हमने ये प्रीफिक्स भर दिया है,
अब हम रिजल्ट में ही आंसर भरने जा रहे हैं। जब रिजल्ट में हम आंसर भरेंगे तो हमें सफिक्स का जो प्रोडक्ट है प्रीफिक्स के साथ उसे मल्टीप्लाई करके भरना है, क्योंकि वो हमारा फाइनल आंसर बनने जा रहा है। यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट एरे बनने जा रहा है। वो कैसे बनता है? प्रीफिक्स इनटू सफिक्स करके। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? रिजल्ट एट आई विल बी इक्वल टू इनटू करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो जो भी जिस पे खड़े हैं, इनटू द सफिक्स प्रोडक्ट। ये किया, इसको हमने ऐसे कॉपी करके यहाँ रख दिया, ये कर दिया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जब हम यहाँ पे थे 24, तो 24 इंटू 1, क्योंकि 1 पे सफिक्स मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारा रिजल्टेंट एरे देखिए, हमारा रिजल्टेंट एरे बनता जा रहा है। अभी लास्ट एलिमेंट सेट हो गया, 24 बन गया लास्ट। हमारा सफिक्स प्रोडक्ट कैसे बनेगा कि भैया जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अभी तक बना हुआ है इनटू जिस पे हम खड़े हैं नम्स एट आई पे, ठीक, तो नम्स ऑफ आई तो वो 5 होगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी चेक करोगे, देखिए अगर आप चेक करेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 2 कितना होता है? 30 होता है ना, तो ये आ गया। समझे? तो यहाँ पे क्या बना, हमने क्या देखा कि सफिक्स प्रोडक्ट जो है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नम्स एट आई। अच्छा जी, हो गया। बस जैसे ये दो लूप चलेंगे हमारा रिजल्टेंट एरे में आंसर आ जाएगा। हमें बस रिटर्न करना है क्या? रिजल्ट को। और ये है हमारा सोल्यूशन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स इन प्लेस फॉर द क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, फिर विल सी। यस, नाउ विल सबमिट इट एंड सी कि सारे डिस्कस पास हो रहे हैं कि नहीं। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ, जहां पे हमने 4 सोल्यूशन को देखा, 4 इनसाइट्स को देखी। हमें बस आना क्या चाहिए था कि पहले हमें थोड़ा सा प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है, जहां पे हम कम्युलेटिव इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं और उसको बुला सकते हैं। और हमने क्या किया, पहले इस वाले थर्ड सोल्यूशन को बनाया जहां पे हमने दो एरेस का इस्तेमाल किया बड़े-बड़े, उसके बाद हमने उसको ऑप्टिमाइज करके एक सिंगल में रिजल्टेंट एरे में विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा स्पेस हमने कर दिया। वो ये रहा इसका रिजल्ट। एक बार I'll recommend कि you go through once again and do the dry run if you don't understand this conditions actually। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर इस तरीके से हमने जीरोस को भी टैकल कर लिया, नेगेटिव नंबर्स को भी टैकल कर लेंगे। लेट्स मार्क दिस क्वेश्चन नाउ। सो दिस इज डन, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी about valid pseudoco problem। Okay, thank you, this is Yashasvi and I'm signing off।